यहाँ हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर का, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, जैसा हमने देखा कि रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स में हमने एक चीज नोटिस किया था कि जो भी रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है। हमेशा जो भी ऑफस्प्रिंग होंगे वो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। जैसे सेक्सुअली रिप्रोडक्शन में क्या होगा कि आपने देखा जाएगा कि मेल एंड फीमेल ये दोनों हमेशा डिफरेंट होंगे। जैसे हमने देखा है यहाँ पे, अगर मैं बात कर रहा हूँ आपके रिप्रोडक्शन की, हम किसकी बात कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन की या रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो हम सबसे पहले यहाँ नोटिस करेंगे कि अगर हम रिप्रोडक्शन देख रहे हैं, अगर हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो रिप्रोडक्शन में हम देखेंगे कि कोई भी ऑफस्प्रिंग जो तैयार हो रहे हैं या प्रोडक्ट हो रहे हैं वो सिमिलर किसके जैसे होंगे, अपने ही ऑफस्प्रिंग सॉरी पेरेंट जैसे होंगे। जैसे यहाँ पे रिप्रोडक्शन इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, इट इज अ biological process in which an organism gives us rise to young ones, या आप यंग वंस बोल लो या फिर ऑफ स्प्रिंग, लेकिन सिमिलर टू इटसेल्फ, सिमिलर टू इट। अच्छा, यहाँ हम ध्यान से देखते हैं कि रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है, रिप्रोडक्शन हमारा एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी और पेरेंट हो, कोई भी पेरेंट, मतलब अगर मैं बात कर रहा हूँ या स्पेसीज की या किसी भी ऑर्गेनिज्म की, तो एक चीज मुझे देखने को मिलेगा। अभी तक हम लोगों ने जो ऑर्गेनिज्म स्टडी किया है, जो स्पेसीज स्टडी किया है, वो अभी तक हमने 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज के बारे में स्टडी किया है। और हमने जितने भी स्पीसीज के बारे में स्टडी किया, हमने देखा है कि हर एक स्पीसीज अपने जैसे ही यंग वंस का या ऑफस्प्रिंग का निर्माण करेंगे। मतलब जैसे आप समझ सकते हैं कि मान लो जो एलिफेंट है तो वो जब रिप्रोडक्शन करेगा तो उसके जो ऑफस्प्रिंग आएंगे वो कैसे होंगे, एज लाइक किसके जैसे, एलिफेंट के जैसे होंगे। जैसे हमारे में आप देख लीजिए, हम अगर रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमारा जो ऑफस्प्रिंग तैयार होगा वो सिमिलर टू सिमिलर किसके जैसे होगा, हमारे जैसे। ऐसा नहीं है कि भैया आपने रिप्रोडक्शन करा और आपके रिप्रोडक्शन काज होने के बाद आपका जो ऑफस्प्रिंग तैयार होगा वो डायनासोर से मिलने लगे, है ना जी। कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं पॉसिबल होगा वो मैं आगे बताऊंगा। बस इतना याद रखना कि जेनेटिक मटेरियल होता है जो अपने जैसे ही ऑफस्प्रिंग को अपने जैसे ही पेरेंटल की तरह निर्माण होते हैं। जो भी पेरेंटल होंगे वो अपने जैसे ही ऑफस्प्रिंग को निर्माण करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे, जैसे हमने देखा 1.7 to 1.8 मिलियन, मतलब अगर मैं बात करूं कि हमारे पास 1.7 to 1.8 मिलियन अगर स्पेसीज है, तो इसमें अगर मैं देखूं तो किसी भी एक इंडिविजुअल को मैं उठा लेता हूँ, किसी भी एक स्पेसीज को, तो उनमें मैं एक चीज नोटिस करूंगा कि वो जो स्पेसीज मैंने उठाया है उनका जो ऑफस्प्रिंग होगा, जो भी इनका क्या होगा ऑफस्प्रिंग होगा, वो सेम उस स्पेसीज के जैसा ही होगा, उनसे डिफरेंट बिल्कुल नहीं होगा। ठीक, अब हम यहाँ देखते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हो रहा था ह्यूमन बीइंग में, ह्यूमन जो थे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे थे, और उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा फीमेल वीवी पैरस होती है। अच्छा, वीवी पैरस मतलब
ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ और सिर्फ बेबी को बर्थ करते हैं या बेबी को जन्म देते हैं, ऐसा नहीं वो अंडा देने लगेंगे। तो याद रखना, ह्यूमंस आर द वीवी पैरस। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि ह्यूमंस कैसे होते हैं, वीवी पैरस होते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ बच्चे को जन्म देते हैं। चलो यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा चैप्टर, ओवरऑल फंक्शन प्रोडक्ट्स ऑफ ऑफस्प्रिंग। मतलब यहाँ देखो, इन्होंने कहा है कि ओवरऑल फंक्शन इज टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। इन दोनों का ओवरऑल फंक्शन क्या होगा, ऑफस्प्रिंग को जन्म देना। जो भी इनके ऑफस्प्रिंग होंगे उनका क्या करना, निर्माण करना। दूसरा, मेल में आप नोटिस करेंगे इस वाले रीजन को, ठीक है, मेनली इस वाले रीजन को कहा जाता है पेल्विस रीजन। पेल्विस रीजन, ठीक है। और सेम ऐसे ही फीमेल का जो ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट को भी कहा जाता है क्या, पेल्विस रीजन। अच्छा एक चीज देखो, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है मेल का वो कहाँ पे सिचुएटेड है, पेल्विस रीजन में। फीमेल का भी कहाँ सिचुएटेड है, पेल्विस रीजन में। लेकिन आगे हम देखते हैं कि मेल में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसे हम टेस्टीज कहते हैं। वो हमेशा प्रोड्यूस करता है क्या, स्पर्म, और स्पर्म के साथ वो रिलीज करता है सेक्स हार्मोन, जिससे हम मेल सेक्स हार्मोन कहते हैं। जैसे आपने सेक्स हार्मोन का नाम सुना होगा, एंड्रोजन। आगे मैं बताऊंगा ये कैसे होता है, क्या होता है। बस इतना याद रखना कि टेस्टिस मेल में प्रेजेंट होता है और वो प्रोड्यूस करता है क्या, आपका स्पर्म और कुछ मेल हार्मोन्स है, ठीक है। ओवरीज, ओवरीज प्रोड्यूस करता है एग या फिर ओव, ठीक है। और ये प्रोड्यूस करता है फीमेल सेक्स हार्मोन, जिसका नाम एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन या फिर कई ढेर सारे हैं, मैं आगे चल के बताऊंगा। बस यहाँ देखो कि ये ओवरी जो होती है वो फीमेल के पेल्विस रीजन या रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाया जाता है। टेस्टिस हमेशा मेल में पाया जाता है, और साथ ही साथ फीमेल में मेमरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस होता है, और वो क्या प्रोड्यूस करता है, मेल। ये देखो, इन्हें हम मेमोरी ग्लैंड्स बोलते हैं। देखो यहाँ ध्यान से देखो, फीमेल में जो मेमोरी ग्लैंड्स है वो ज्यादातर नॉर्मल होते हैं, लेकिन फीमेल में आप ध्यान से देखो ये उठे हुए होते हैं। फीमेल के इस रीजन को बेस्ट कहा जाता है, और मेल के इस रीजन को चेस्ट कहा जाता है। अच्छा यहाँ ध्यान से देखो, कुछ चीजें आपको डिफरेंस समझ में आएगी कि यहाँ पे ये मेमोरी ग्लैंड जो है वो उठा हुआ दिख रहा है, यहाँ पे मेमोरी ग्लैंड उठा हुआ नहीं है। क्यों यहाँ पे उठा हुआ होता है, क्योंकि यहाँ पे फैट का मात्रा जो होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। जब मेमोरी ग्लैंड में पढ़ाऊंगा तो वहां आपको समझाऊंगा कि फीमेल में फैट के जो मात्रा होते हैं वो ज्यादा होते हैं, ठीक है। और मेल में ऐसा कुछ नहीं होता, जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ पे इनका जो चेस्ट होता है वो उठा हुआ नहीं होता कंपेरिजन टू इनके। अब यहाँ ध्यान से देखो, अगर मैं बात कर रहा हूँ कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो इतनी बेसिक चीजें हमें पहले से ही पता थी, ठीक है। ये सब चीजें जो हम देख रहे हैं कि हाँ ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये सब चीजें हमें ओवरऑल बचपन से ही पता था कि हाँ भैया फीमेल अलग होगी, मेल अलग होगा। मेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, दोनों का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा वो डिफरेंट होगा। ये सब बेसिक नॉर्मल बातें थी, ठीक है। चलो अब यहाँ देखते हैं थोड़ा सा। चलो अब थोड़ा सा यहाँ पे मैं इंट्रोडक्शन देख लेता हूँ कि क्या चीजें कैसे होती है। इंट्रोडक्शन यहाँ ध्यान से देख रहा हूँ मैं आपको। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन। यहाँ याद रखना कि जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कलेक्ट करता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स को। बोथ अगर मैं बात करूं मेल एंड फीमेल, ये एक साथ वर्क करते हैं, वर्क टुगेदर, किस लिए, प्रोक्रिएटिंग के लिए। अच्छा प्रोक्रिएटिंग का मतलब क्या होता है,
अगर मेल एंड फीमेल एक साथ सेक्सुअल क्वाइटस ना करे तो ऑफस्प्रिंग का कभी निर्माण नहीं होगा। और रिप्रोडक्शन में कई ढेर सारे रोल प्ले किए जाते हैं। ऐसा साइंटिस्ट का मानना है कि भैया वाइटल रोल प्ले किए जाते हैं सर्वाइवल के लिए। किसी भी स्पेसीज को, अगर कोई भी स्पेसीज है, जितना हमने पढ़ा है 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पेसीज जो भी हमने स्टडी किया, जो भी स्पेसीज है, साइंटिस्ट का ये मानना है कि उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम का होता है। ठीक है, अच्छा ऐसा क्यों इंपॉर्टेंट रोल या मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम रिप्रोडक्टिव सिस्टम को क्यों माना गया है? इसलिए माना गया है कि अगर मान लो कोई ऑफ स्प्रिंग रिप्रोडक्शन नहीं करते तो कुछ समय के बाद उनके अंदर लाइफ स्पेन होती है, उनका एक फिक्स लाइफ स्पेन होगा। अगर बर्थ लिए तो डेथ होगा, एक्सेप्शन यूनिसेलुलर को छोड़ के। और मैं मल्टी सेलुलर की बात कर रहा हूँ तो उसमें जो भी ऑर्गेनिज्म है, अगर उनमें लाइफ है, उन्होंने लाइफ बर्थ लिया है, तो उनकी डेथ होना ये फिक्स है। तो अगर मान लो उन्होंने रिप्रोडक्शन नहीं किया तो उस केस में क्या होगा? ऑफस्प्रिंग नहीं आएंगे, ऑफस्प्रिंग नहीं आएंगे तो उनकी डेथ हो जाएगी। तो उनकी स्पेसीज हमें पता कैसे चलेगी कि भैया ये कौन से स्पेसीज हैं? इसीलिए साइंटिस्ट का ये मानना है कि रिप्रोडक्शन सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है किसी भी स्पेसीज के लिए। नेक्स्ट देखते हैं हमने other body measurement system, the reproductive system is the one that differ most between sexes and the only system that does not function until puberty। हाँ, ये चीज याद रखना कि जैसा साइंटिस्ट ने बोला था कि हाँ भैया रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है, उसी के साथ उन्होंने एक चीज बोला था कि भैया ये जो सेक्स होता है वो हमेशा डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, जो सेक्सेस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं हमेशा, और डिफरेंट के साथ ये दो लोगों के बीच का इंटरेक्शन होता है। अगर मैं सेक्सुअली रिप्रोडक्शन की बात करूं तो वो हमेशा दो लोगों के बीच का एक इंटरेक्शन होता है जिसके कारण दो लोग आपस में मिलकर क्वाइटस करते हैं। और ये तभी संभव होता है जब वो प्यूबेरिटी क्रॉस करते हैं, प्यूबेरिटी फेज में आते हैं। उसके पहले कभी भी रिप्रोडक्शन अकर नहीं हो सकता, ऐसा साइंटिस्ट का मानना होता है। फिर उन्होंने बताया अगर मैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करूं तो सबसे पहले उन्होंने देखा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरिंग स्पर्म टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। यहां ध्यान से देखो, इन्होंने ये स्पर्म बनाया। ठीक है, ये जो स्पर्म दिख रहा है ना आपको, ये स्पर्म का जो स्ट्रक्चर होता है, शेप की अगर मैं बात करूं, अगर मैं स्पर्म के शेप की बात करूं तो इनका शेप जो होता है नूब थ्रेड लाइक होता है, नूब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये हमेशा मोटाई होते हैं। अच्छा, मोटाई का मतलब क्या होता है? ये हमेशा एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जिसे हम मूवमेंट कह सकते हैं, लोकोमोशन या फिर मूवमेंट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, लोकोमोशन, मूवमेंट नहीं समझेगा। ठीक, चलो यहाँ देखते हैं। स्पर्म का शेप नूब थ्रेड लाइक है, ये मोटाई करता है। मतलब आपको दिमाग में ये रखना है कि जैसे ये स्पर्म है तो ये क्या काम करेगा, मेल के टेस्टिस से रिलीज हो रहा था और पेनिस के थ्रू बाहर आके फीमेल के वजाइना तक पहुंच रहा था, या फिर जो भी उनकी बॉल्स थी या डक्ट था, वजाइनल डक्ट या फिर जो भी चीजें थी वहां पे ये पहुंच रहा था। डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि फीमेल के पेल्विस रीजन में अंदर इंजेक्ट हो रहा था, किसके? एक डक्ट के थ्रू। ठीक है, यहाँ हमने देखा स्पर्म था जो हमेशा मेल से रिलीज होता है, दूसरा ओवम है जो हमेशा कौन रिलीज करता है? फीमेल। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये हमेशा नॉन मोटाइल होता है, नॉन मोटाइल होता है, और इनका सिर्फ ओवल शेप का होता है, ये सबको पता है। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि फीमेल का जो गैमेट है मेल के कंपैरिजन में लार्जर होगा, फीमेल का गैमेट लार्जर होगा कंपैरिजन टू मेल के गैमेट। इन्हें हम फीमेल गैमेट कह सकते हैं, इन्हें हम मेल गैमेट। फीमेल गैमेट हमेशा बड़ा होगा कंपैरिजन टू मेल गैमेट। अब देखो
जब ये हमारा स्पर्म था, ये मूव करता हुआ पहुंचा कहाँ पे, यूटेराइन वॉल या फिर यूटेरस में। तो वहां पे एक चीज हमने देखा, वजाइना में जैसे ही पहुंचा तो वहां पे ये ओवम हमारा खड़ा हुआ था। आफ्टर द ओवल्यूशन ओवम रिलीज होता है, तो ये स्पर्म गया किससे मिला, हमारे ओवम से। देखो ओवम से मिलने के बाद यहाँ आप ध्यान से देखो, यहाँ पे ये स्पर्म इस ओवम से फ्यूज हुआ है, दिख रहा है। यहाँ पे ये जो स्पर्म का हेड आपको दिख रहा है, ये जो हेड वाला पार्ट है, ये ओवम से फ्यूज हुआ है, तब जाके उसके अंदर गया। और सिर्फ जो भी मिलियंस ऑफ स्पर्म होते हैं, उनमें से सिर्फ और सिर्फ उस ओवम के अंदर एक स्पर्म जाता है, जिसके कारण क्या हुआ कि वो ओवम जैसे ही इस स्पर्म को अंदर किया तो वो जायगोट बन जाता है। जायगोट के बाद हम देखते हैं फर्टाइल करके वो बन जाता है क्या, एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो के बाद डायरेक्ट आपका बेबी बनता है। अच्छा चलो, इसको इतना चीज यहाँ से यहाँ तक जाने में 9 मंथ की प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। तो आप गैमेटोजेनेसिस या फिर इन सब चीजों में पढ़ोगे। अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारे पास मेल गैमेट है और फीमेल गैमेट, ठीक है। इन्हें मैं क्या बोल सकता हूँ, इन्हें मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ गैमेट, और इन्हें भी मैं बोल सकता हूँ गैमेट। एक के आगे मैं लगा सकता हूँ मेल गैमेट, दूसरे के आगे मैं लगा सकता हूँ फीमेल गैमेट। दोनों गैमेट जब आपस में मिलेंगे तो एक प्रोसेस होती है जिसे हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि अगर फ्यूजन ऑफ गैमेट हुआ, फ्यूजन ऑफ गैमेट हुआ, तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे गैमेटोजेनेसिस या फॉर्मेशन ऑफ गैमेट हुआ। डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी में लिखा है कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, formation of gamete, formation of gamete is called gametogenesis। ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। लेकिन लेकिन एक चीज और देखो, यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन होने से पहले एक चीज यहाँ पे देखा था, स्पर्म और ओवम इन दोनों में यहाँ पे फ्यूज हुआ है। यहाँ पे जो होता है उसे हम बोलते हैं फ्यूजन, ठीक है। तो अगर देखो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स अगर हुआ, ये देखो इसे हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन। अगर एक ओवम है और दूसरा हमारे पास स्पर्म दिख रहा है, तो हमने देखा कि ये स्पर्म एक तो गया फीमेल के यूटेराइन वॉल में, और वहां जाके इस ओवम से क्या होगा, फ्यूज होगा। अगर स्पर्म मूव करता हुआ कहां पे पहुंच जाए, फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में, स्पर्म निकला यहां से और मूव करता हुआ एक रास्ते में चला जाए जिसे हम फीमेल का जेनाइटल ट्रैक्ट कहते हैं, तो वहां पे फ्यूजन होगा, ठीक है। किसका हो रहा है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हो रहे हैं। इस प्रोसेस को हम गैमेटो सॉरी इंसेमिनेशन कहते हैं। इंसेमिनेशन, अच्छा इंसेमिनेशन हम किसे कह रहे हैं, देखो यहाँ पे फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हो रहा है, मेल मेल से स्पर्म निकल रहा है, फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में जा रहा है, और गैमेट्स का वहां फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंसेमिनेशन। यहां तक समझ में आया, यहाँ तक पल्ले पड़ा, ठीक है। चलो यहाँ मैं नेक्स्ट देखता हूँ। हमने देखा था कि स्पर्म ओवम से मिला, जायगोट बनाया, जायगोट से एम्ब्रियो बनाया, एम्ब्रियो से डायरेक्ट बेबी बना। तो यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। अगर मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ ध्यान से देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो सबसे पहले अगर मैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करूंगा, तो वहां पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ ऑर्गन्स इंक्लूड किए गए हैं, जैसे पेनिस पाया जाता है। इधर ध्यान से पहले सुनो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले क्या पाया जाता है, पेनिस, टेस्टिस, number of storage and transport duct and some supporting structure।
ये सब चीजें इनके द्वारा बताई गई है कि यहाँ ध्यान से देखो, ये सब चीजें पाई जाती है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ जो मैं बता रहा हूँ, देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा क्या, पेयर ऑफ टेस्टीज, पेयर्स ऑफ टेस्टीज देखने को मिलेगा, पहला चीज। दूसरा चीज आपको क्या देखने को मिलेगा, एसेसरी डक्ट, क्या देखने को मिलेगा, जो भी एसेसरी डक्ट्स हैं वो देखने को मिलेगा। तीसरी चीज आपको दिखेगी एसेसरी ग्लैंड्स, और चौथी चीज आपको मिलेगी एक्सटर्नल जेंटेलिया। ठीक है, ये चार चीजें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको देखने को मिलेगी। ये एनसीईआरटी की लाइन है, पेयर ऑफ टेस्टिस, एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड और एक्सटर्नल जेंटेलिया। तो याद रखना, टेस्टिस हमने देखा, ये जो पेनिस आपको दिख रहा है ना, ये हमेशा एक्सटर्नल जेंटेलिया का पार्ट होगा। जैसे हम बात करें टेस्टिस की, तो टेस्टिस में हम सबसे पहले इस स्ट्रक्चर के हिसाब से समझते हैं, फिर आपको मैं समझाता हूँ थोड़ी देर में। देखो ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ओवरऑल, ये जो आपको दिख रहा है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ये देखो, ये पूरे पार्ट को हम पेनिस कहते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, पेनिस कहते हैं। और याद है, जहां से यूरिन और सीमेन दोनों पास होगा, उस डक्ट को हम यूरेथ्रल कहते हैं। इनका नाम है, ये तो यूरेथ्रा है, ये जो ओपनिंग है इसे यूरेथ्रल मीटस कहा जाता है। ये जो ओपनिंग हमें दिख रही है ना, इन्हें हम कहते हैं यूरेथ्रल मीटस, यूरेथ्रल मीटस। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखो, यूरेथ्रल मीटस ये ओपनिंग है, ये रहा हमारा यूरेथ्रा। देखो यहाँ पे एक डक्ट दिख रही है जिसका नाम है वॉस डिफरेंस, फिर एक ग्लैंड दिख रही है जिसका नाम है प्रोस्टेट। अभी ये आप कंफ्यूज हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अभी मैं जिस हिसाब से इसमें लिखा है उस हिसाब से सिर्फ इन्होंने बनाया। मैं एक इजी वे में अभी आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले जो टेस्टीज होता है, ठीक है, ये रहा, ये आपका क्या है, टेस्टीज है। ठीक है, टेस्टीज के बाद हम देखेंगे एसेसरी डक्ट्स के बारे में। अगर मैं देखूं तो जो एसेसरी डक्ट्स होंगे वो चार होंगे। ठीक है, पहला एसेसरी डक्ट होगा रेटी टेस्टीज, जो डक्ट आपको दिखेंगे वो चार डक्ट आपको दिखेंगे इसी के अंदर। ठीक है, मैं शॉर्ट लिख दे रहा हूं। पहला है आपका रेटी टेस्टीज, दूसरा आपको ये दिख रहा है वॉसा इफ्रेंशिया, कहीं दिख रहा है, इन्होंने नहीं लिखा है। दूसरा डक्ट है आपका वॉसा इफ्रेंशिया, वॉसा इफ्रेंशिया। तीसरा डक्ट है इपीडाइडमिस, तीसरा डक्ट है इपीडाइडमिस। और चौथा डक्ट आपको दिख रहा है वॉस डिफरेंस। तो ओवरऑल हम इस चीज को जो पढ़ेंगे वो तो आगे हम पढ़ेंगे। अगर मैं डक्ट को पढ़ूंगा तो डक्ट में ये चार चीजें देखूंगा मैं, रेडिटेस्टिस, वॉसा इफ्रेंशिया, इपीडाइडमिस और वॉस डिफरेंस, ये चार डक्ट होंगे। अगर मैं ग्लैंड की बात करूं तो तीन ग्लैंड के बारे में मैं पढ़ूंगा, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमाइनल वेसल्स और बल्बोयूरेथ्रा, ये तीन ग्लैंड मैं पढ़ूंगा। उसके बाद एक्सटर्नल जेंटेलिया में मैं पेनिस के ओवरऑल के बाद पढ़ूंगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पेनिस। तो ये सब चीजें मैं इस चैप्टर में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के टॉपिक पे बात करूंगा। देखो इन्होंने क्या बोला है, द टू ओवल शेप टेस्टीज, टेस्टीज का शेप इन्होंने कैसा बताया है, ओवल शेप का। टेस्टीज का शेप इन्होंने कैसा बताया है, ओवल शेप। अगर मैं ध्यान से देखूं, टेस्टीज का शेप ओवल, ये देखो टेस्टीज का शेप इन्होंने कैसा बताया, ओवल। अगर इन्हें मैं बाहर निकालता हूँ तो इनकी ये लेंथ होगी और इनकी ये क्या होगी, ब्रेथ होगी। अगर मैं टेस्टीज के लेंथ की बात करूं तो तुम्हारे एनसीईआरटी में 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ है, और ब्रेथ की बात करूं तो 2 to 3 सेंटीमीटर ब्रेथ है इसकी। अच्छा, अगर मैं देखा, लेंथ देख लिया, ब्रेथ देख लिया, अब यहां ध्यान से देखो, टेस्टीज एक पाउच में पाया जाता है। टेस्टीज जो है आपका किस में दिखेगा, एक पाउच में। ठीक है, टेस्टीज को हम किस में देखते हैं, एक
पाउच में देखते हैं, तो अगर मैं बात कर रहा हूँ कि टेस्टीज अगर हमें पाउच में दिख रहा है तो उस पाउच का नाम हम स्क्रोटम रखते हैं। ठीक है, उस पाउच का नाम हमने क्या रख दिया है, स्क्रोटम। और वही स्क्रोटम प्रोवाइड करता है टेस्टीज को टेम्परेचर। वही स्क्रोटम क्या प्रोवाइड करता है, टेस्टीज को टेम्परेचर। चलो एक ब्लैंक शीट पे बना के दिखाता हूँ कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं। हमने सबसे पहले देखा था टेस्टीज के बारे में। हमने सबसे पहले किसके बारे में देखा था, टेस्टीज के बारे में। तो मैंने बताया था कि टेस्टीज हमेशा किसमें होती हैं, पेयर्ड में होती हैं। ऐसे कुछ टेस्टीज हमेशा किसमें होती है, पेयर्ड में होती है। एक वर्ड याद रखना, लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं। एक आपको ऐसे दिखेगा TES TES, और एक जगह कहीं आपको दिखेगा TES TIS, टेस्टीज ऐसे। ठीक है, तो याद रखना ये वर्ड प्लूरल है। अगर दो की मैं बात कर रहा हूं तो मैं टेस्टीज का यूज करूंगा। अगर मैं सिंगल की बात कर रहा हूं तो मैं किसका यूज करूंगा, इस टेस्टीज की बात करूंगा। पर यहां ध्यान से देखो, टेस्टीज हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। टेस्टीज हमारा कौन सा ऑर्गन होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अगर उसमें मैं ध्यान से देखूं तो टेस्टीज में जहां पे ये पाया जाता है वहां पे एक पाउच होती है। ठीक है, ये जो टेस्टीज एक पाउच होता है, इन्हें कहा जाए पाउच जो होता है किसका बना हुआ होता है, स्किन पिगमेंट का। ठीक है, या फिर पिगमेंटेड स्किन होते हैं ये पाउच जो होता है। और वो जो पिगमेंटेड स्किन है एक तरह का पाउच है, उसी के अंदर क्या रखा हुआ है आपका, टेस्टीज रखा हुआ है। यही जो पिगमेंटेड स्किन है या स्किन पिगमेंटेड है, इसे कहा जाता है स्क्रोटम। इन्हें क्या कहा जाता है, स्क्रोटम। यही स्क्रोटम प्रोवाइड करते हैं टेम्परेचर। ये स्क्रोटम क्या प्रोवाइड करता है, टेम्परेचर। किसको, टेस्टीज को। किसको टेम्परेचर प्रोवाइड करता है, किसको प्रोवाइड करता है, टेस्टीज को। क्या प्रोवाइड करता है, टेम्परेचर। ठीक है, कितना प्रोवाइड करता है, आपके एनसीईआरटी में लिखा है 2 से लेके 2.5 डिग्री इतना टेम्परेचर उसे प्रोवाइड करता है। मतलब हमारे बॉडी के टेम्परेचर से इतना कम। ठीक है, अब यहाँ मैं ध्यान से देखता हूँ, अगर मैं टेस्टीज की बात कर रहा हूँ तो टेस्टीज को अगर मैं निकाल के देखूँ, ठीक है, ये टेस्टीज था, एक टेस्टीज को मैंने निकाला। किसको निकाला, एक टेस्टीज को मैंने निकाला। और उस टेस्टीज को जैसे ही मैंने निकाला तो उसको मैंने देखा बीच से कट करने के बाद। पहले हम सबसे पहले क्या देखे थे, टेस्टीज का ये लेंथ होता है, कितना होता है, 2 to 4 सेंटीमीटर। ये ब्रेथ होता है 2 to 3 सेंटीमीटर। अच्छा, अब हमने ध्यान से देखा कि अगर इस टेस्टीज को बीच से इंटरसेक्ट मैं कर रहा हूँ, बीच से क्रॉस सेक्शन करके काट रहा हूँ, तो दो भाग में कटेगा। तो मैं अगर देखूंगा इस टेस्टीज के अंदर ध्यान से अगर मैं देखा तो छोटे छोटे कुछ इस तरह से मुझे कंपार्टमेंट दिखे। ठीक है, क्या दिखा मुझे, ऐसे कुछ इस तरह से छोटे छोटे कंपार्टमेंट दिखे, जिसका नाम हमने रख दिया, पहले कंपार्टमेंट। कितने कंपार्टमेंट थे एक टेस्टीज में, 250 कंपार्टमेंट। कितने कंपार्टमेंट दिखे मुझे टेस्टीज में, 250 कंपार्टमेंट। और इसी 250 कंपार्टमेंट का नाम हमने रखा टेस्टिक्यूलर लोब्यूल। क्या हमने नाम रखा, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल। ठीक है, इधर ध्यान से देखो, हमने कंपार्टमेंट का नाम क्या रख दिया था, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल। अब हमने देखा कि उसमें से मान के चलो मैंने एक कंपार्टमेंट को बाहर निकाला, 250 कंपार्टमेंट थे, उस 250 कंपार्टमेंट में से एक कंपार्टमेंट को अगर मैंने बाहर निकाला तो मैंने देखा उस कंपार्टमेंट के अंदर मैंने ये यहाँ क्या निकाला था, एक कंपार्टमेंट निकाला था। इस एक कंपार्टमेंट में हमने देखा कि क्या मुझे दिखा, 1 2 3, मतलब 1 2 3 हाईली कॉइल
highly coiled seminiferous tubules. अच्छा यहाँ देखो, मैंने उस कंपार्टमेंट में से 250 कंपार्टमेंट थे पूरे, ओवरऑल मेरे पास कितने कंपार्टमेंट थे? 250। उस 250 कंपार्टमेंट से एक कंपार्टमेंट को मैंने बाहर निकाला। इमेजिन करना, एक कंपार्टमेंट मैंने बाहर निकाला। उस कंपार्टमेंट में मैंने देखा तो उस कंपार्टमेंट में एक से लेके 3 हाईली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जा रहे थे। वो क्वाइल्ड टाइप थे। कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स थे? 1 से लेके 3 हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स थे। और मैंने देखा वही जो कंपार्टमेंट था जिसे हम 1 से 3 हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कह रहे थे, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की एक कवरिंग थी। एनसीईआरटी आप पढ़ोगे तो बेहतर से जान लोगे। एक कवरिंग थी, उस कवरिंग का नाम उन्होंने रख दिया इंटरेस्टियल स्पेस। इंटरेस्टियल स्पेस, क्या नाम रख दिया? इंटरेस्टियल स्पेस। और उसी इंटरेस्टियल स्पेस के अंदर छोटे छोटे सेल्स प्रेजेंट थे। उसी इंटरेस्टियल स्पेस के अंदर और सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर छोटे छोटे सेल्स प्रेजेंट थे, जिसका नाम उन्होंने रख दिया इंटरेस्टियल सेल। इंटरेस्टियल सेल, या फिर उनका दूसरा नाम था लेडिक सेल। और यही लेडिक सेल था जो सिक्रीट करता है एंड्रोजन। सिक्रीट करेगा किसका? एंड्रोजन का। ये देखो यहाँ से देखो, यही इंटरेस्टियल सेल जिसका नाम लेडिक सेल है, वो क्या सिक्रीट करता है? एंड्रोजन सिक्रीट कर रहा था। और मैंने ध्यान से देखा कि अगर मैं एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को निकालता हूँ, यहाँ से एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को निकालता हूँ, तो उसके अंदर मुझे ध्यान से देखने को मिलेगा 2 जर्म सेल। कितने जर्म सेल? 2 जर्म सेल। इन्हें मैं क्या नाम देता हूँ? जर्म सेल। ये क्या नाम आ गया? 1 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, एसटी लिख दे रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म। यहाँ ध्यान से देखो, इस 1 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में मैंने देखा पहले वाले का नाम था मेल जर्म सेल। जर्म सेल। और दूसरे वाले का नाम था सर्टोली सेल। ये मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल। अगर मैं ध्यान से देखूं, मेल जर्म सेल में हमेशा दूसरा नाम क्या था मेल जर्म सेल का? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया में फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। और सर्टोली सेल का क्या नाम होता है? प्रोवाइड न्यूट्रिशन। प्रोवाइड, किसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है? मेल जर्म सेल को। चलो इतना हमने ध्यान से देखा टेस्टिस के बारे में, कि अगर मैं बात कर रहा हूँ टेस्टिस की, टेस्टिस हमेशा पेयर्ड में होंगी। वो जहाँ पे होती हैं उस चीज को स्क्रोटम कहा जाता है। स्क्रोटम प्रोवाइड करता है क्या? टेम्परेचर किसे प्रोवाइड करता है? हमारे टेस्टिस को। कितना प्रोवाइड करता है? 2 से लेकर 2.5 डिग्री सेल्सियस। इसका शेप हमने देखा, सब कुछ हमने देखा। अब हमने देखा कि टेस्टिस को अगर मैं जूम करके कहीं पे देखता हूँ तो उसके अंदर 250 कंपार्टमेंट्स थे, जिसे हम लोब्स बोलते हैं। और वो जो लोब्स होते हैं उनका नाम हमने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स रखा था। और इस 250 कंपार्टमेंट में हमने देखा कि एक कंपार्टमेंट को बाहर निकाला तो हमें 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दिखे। उस ट्यूब्यूल्स के अंदर एक स्पेस प्रेजेंट था, कवरिंग थी, जिसके अंदर सेल्स भरे थे। उसे हम इंटरेस्टियल सेल कहते थे या लेडिक सेल कहते थे। वो सिक्रीट करता था क्या? हमेशा एंड्रोजन। फिर हमने देखा कि अगर उसमें से एक कंपार्टमेंट को मैं बाहर निकालूं तो ये दिखा था। फिर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को अगर मैं बाहर निकालूं तो 2 जर्म सेल दिखेंगे हमें। उस 2 जर्म सेल में हमें एक चीज नोटिस करने को मिलेगा, एक का नाम था मेल जर्म सेल जो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म करता है, और दूसरे का नाम था सर्टोली सेल जो उस मेल जर्म सेल को प्रोवाइड करता है क्या? न्यूट्रिशन। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक कंफर्म हुआ?
ध्यान से देखते हैं, हमने क्या छोड़ा था, इधर देखो। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इस चीज के बारे में, ओवरऑल हमने बात कर लिया था, लेकिन एक पॉइंट हम नहीं बात किए थे, इसके बारे में टेस्टिस की कवरिंग भी होती है। वो जो टेस्टिस की कवरिंग होती है ना, इसमें 3 लेयर्स होते हैं, ठीक है। टेस्टिस के कितने लेयर्स होते हैं? 3 लेयर कवरिंग होती है। पहले वाले का नाम है ट्यूनिका, ट्यूनिका वेजाइनलिस। दूसरे वाले का नाम है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, और तीसरे वाले का नाम है ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ठीक है। यहाँ ध्यान से रखना कि टेस्टिस की 3 कवरिंग होती है। पहले का नाम है ट्यूनिका वेजाइनलिस, दूसरे का नाम है एल्ब्यूजिनिया, और तीसरे का नाम है वेस्कुलोसा। हालांकि ये सीरियल बाई नहीं है, सीरियल बाई अगर आप देखोगे, ट्यूनिका वेस्कुलोसा, दूसरा है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, और तीसरा है हमारा ट्यूनिका वेजाइनलिस। ये कवरिंग में होती है। पहला है ट्यूनिका वेस्कुलोसा, दूसरा है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, और तीसरा है हमारा वेजाइनलिस। हालांकि ये पूछा नहीं जाता, जब से एनसीईआरटी आई हुई है, एनसीईआरटी में इसे हटा दिया गया है, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि टेस्टिस में भी 3 लेयर ऑफ कवरिंग होती है, ट्यूनिका वेजाइनलिस, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया और ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है टेस्टिस के बारे में। आज यहाँ पे खत्म हो गई पूरी टेस्टिस, ओवरऑल जितनी भी टेस्टिस के बारे में आपकी एनसीईआरटी में लिखा है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब बचा हुआ है, कल हम एसेसरी डक्ट के बारे में करेंगे, और वो हम कल चलेंगे, कल देखेंगे।